गाइस नमस्कार, वेलकम टू ओनली सिविल स्कूल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी अच्छे होंगे। देखो, परीक्षा मंथन का हम डिटेल समरी कर रहे हैं। आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं दोस्तों। ये परीक्षा मंथन की समरी वनडे एग्जाम्स यानी यूपी पीसीएस एंड अदर स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको 2 से 3 बार देख के जाते हैं तो आप 100% इवन 90 से 95% क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं हेल्थ सिस्टम की, स्वास्थ्य। तो ये वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं एनवायरनमेंट और बहुत सारे इशूज़ को। तो हेल्थ की बात हो रही है दोस्तों। ये क्या है? ये 5वां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। यह है NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात हो रही है। 5वां ये 5 नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे है दोस्तों। ये बात करें दिसंबर 2020 यानी कि 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण को परिणाम की जारी किया। इस सर्वेक्षण में भारत और इसके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषण के बारे में विशेष जानकारी है। किसके? जनसंख्या, स्वास्थ्य और उनके पोषण। ठीक है दोस्तों। वहीं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राज्यों में प्रजनन दर में गिरावट आई है, यानी कि प्रोडक्शन रेट कम हुआ है और गर्भ निरोधकों के उपयोग में वृद्धि हुई है। सर्वेक्षण में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण कवरेज में काफ़ी सुधार पाया गया है। वहीं महिला सशक्तिकरण संकेत, इनकी बैंक खाते वाली महिलाओं सहित में काफ़ी प्रगति हुई है। इसके अतिरिक्त 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों और शिशु मृत्यु दर यानी कि IMR में कमी हुई है। IMR स्टैंड फॉर इन्फेंट्री मोर्टेलिटी रेट दोस्तों, इन्फेंट्री मोर्टेलिटी। तो 5वां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में 6.1 लाख सैंपल यानी कि 6.1 लाख सैंपल घरों में एकत्रित किए गए, जिसमें जनसंख्या, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और पोषण से संबंधित संकेतों पर जानकारी एकत्र करने के लिए घरेलू स्तर पर साक्षात्कार किए गए। उसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे के 5वें दौर में आंशिक आंकड़ों को जारी किया। इन आंकड़ों में बताया गया कि 2015 और 16 के दौरान किए गए चौथे दौर के आंकड़ों की तुलना में इस बार वैक्सीन की आपूर्ति में काफ़ी वृद्धि देखी गई है। पहले चरण में 17 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि असम, बिहार, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, केरल, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप के परिणामों को ही जारी किया गया। शेष 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े आंकड़े दूसरे चरण में जारी किए गए। इन राज्यों में कोविड-19 के कारण सर्वेक्षण के कार्य निलंबित कर दिया गया था। इसे नवंबर में फिर से शुरू किया गया और मई 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फॉर 2015-16 की तुलना में इस बार 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नवजात मृत्यु दर यानी कि न्यूनलिटी मर्टलिटी रेट कम हुई है। ठीक है दोस्तों, ये था सारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वें के बारे में आंकड़े। और वन हेल्थ मॉडल क्या है ये समझो। कोविड-19 महामारी ने लगभग पूरी दुनिया को सख्ते में ला दिया है। चाहे वो विकसित विकासशील देश कुछ भी हो, वो बीमारी से जूझ रहे हैं, महामारी से प्रॉब्लम है, इससे कोई भी अछूता नहीं है। अगर बात की जाए भारत में कोरोना के कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2 करोड़ 60 लाख पार कर गई है। ऐसे में भारत जैसे देश में एकीकृत स्वास्थ्य फ्रेमवर्क, जिसे वन हेल्थ मॉडल के तौर पर भी जाना जाता है, को देश में लागू करने की बात जोरों पर है दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हो ये WHO की पहल है। 2015 में एंटीबायोटिक्स के गंभीर खतरे को देखते हुए एक रोड मैप तैयार किया गया, जिस पर 2020 तक लगभग 80 देशों ने हस्ताक्षर किया दिया। इस पहल का उद्देश्य एंटीबायोटिक्स के गंभीर खतरे को कम करना है। वन हेल्थ मॉडल क्या होता है ये आप पढ़ सकते हो यहाँ सारी चीज़ें, यानी कि इसके निदान चाहे वो पशुओं में हो, मौजूदा पशुओं में फैलने वाली रोकथाम करने में मदद मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम बात करें प्राकृतिक पर्यावरण की जो कमी हुई है, विषाणुओं का कहर बढ़ा है, इंसानों में फैलने वाले रोगों में जैसे इबोला है, वेस्ट नाइल वायरस, सार्स, निपा वायरस, मार्बर्ग वायरस आदि प्रमुख हैं। भारत सरकार ने जैव विविधता और मानव कल्याण पर एक राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग की शुरुआत की है। इस मिशन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और इससे होने वाली आपदाओं के प्रभावों को कम करने के लिए स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, कृषि उत्पादक, आजीविका हेतु उत्पादन जैसे कई क्षेत्रों में जैव विविधता और मानव कल्याण के बीच रिश्तों को फिर से कायम करना है। तो ये था वन हेल्थ मॉडल के बारे में। इतिहास में टीकाकरण प्रोफाइल को देख सकते हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। 1025 में तत्कालीन फारस ईरान के चिकित्सक
इब्न सीना ने सबसे पहली बार बताया कि अति सूक्ष्म संरचनाएं माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसान को बीमार कर सकती हैं। ये संरचनाएं इतनी छोटी होती हैं कि इनको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। वर्ष 1850 में फ्रांस के माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुई पाश्चर को इस क्षेत्र में किया गया कार्य मील का पत्थर साबित हुआ। टीके और उनके आविष्कारकर्ता कौन है देखते हैं। ये टीका है, ये आविष्कारक हैं, ये देश और 21 साल में किस ईयर में विकसित हुआ। देखिए स्मॉल पॉक्स यानी कि बात करें इसके स्मॉल पॉक्स क्या हैं। एडवर्ड जेनर इंग्लैंड में 1796 यानी कि 1796 में। हैजा इसे बोलते हैं कॉलेरा, इसके लुई पाश्चर फ्रांस में हुआ 1880 में। डिप्थीरिया एवं टिटनेस इसके ईमेल एडल्फ वैन बेहरिंग जर्मनी जापान में हुआ 1891 और 1891 में। रूबेला वायरस इसको जर्मनी में किया गया 1740 में। टीबी का टीका टीबी वैक्सीन अल्बर्ट कैलमेटी एंड कैम्यूगरीन की बात हो रही है, फ्रांस में किया गया 1922 में दोस्तों, 1922 में। पोलियो टीका इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जॉन्स ई सॉल्क यूएस में किया गया 1952 में। रोटा वायरस ओरल पोलियो वैक्सीन, यह रोट्रिक्स भाई ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन एल्बर्ट, ठीक है, ये 2009 में। ओरल पोलियो वैक्सीन अल्बर्ट ब्रूस सेबिन ने पोलियो वैक्सीन को ओरल यूएस 1955। मिजल्स वैक्सीन को जॉन एफ एंडर्स ने यूएस द्वारा 1953 में। रेबीज वैक्सीन थॉमस पीबल द्वारा। लुईस पाश्चर ने फ्रांस 1885 द्वारा। टाइफस वैक्सीन चार्ल्स निकोई द्वारा फ्रांस के 1909 में। तो ये सारे टीके हैं। और भी देखो दोस्तों, टाइफाइड का टीका है, टाइफाइड का टीका एल्मरूथ एडवर्ड वेड द्वारा 1880 में। ट्यूबरक्लोसिस का एल्बर्ट कैलमेटी एंड कैम्यूगरीन द्वारा 1906 में। वहीं क्यू फीवर का HR कॉक्स एंड गॉर्डन डेविस द्वारा USA में 1937 में। हुपिंग कॉफ की बात हो रही है, ये जूल्स बॉडेट एंड ऑक्टेव गैन्यू की बात हो रही है, फ्रांस मोर देन 100 ईयर्स एगो। एंथ्रैक्स की बात हो रही है, लुईस पाश्चर फ्रांस 0770। हेपेटाइटिस ए का स्टीवन एम फेस्टॉन USA 1973। हेपेटाइटिस बी का डॉक्टर ब्लूमबर्ग वॉन USA 1969। हेपेटाइटिस ई इंडिया 1978। इन्फ्लुएंजा जॉन सॉल्क एंड थॉमस फ्रांसिस USA 1993। चिकन पॉक्स मिसाइकी तकासाकी 1972। येलो फीवर मैक्स थैलियर USA में 1930 में सॉरी। तो ये सारे जो टीके हैं मैंने आपको बता दें, आप एक बार पॉज करके रीड करके जाइएगा दोस्तों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करें ट्रांसफैट उन्मूलन यानी कि उसकी इरेडिकेशन की। ट्रांसफैट क्या है? अगर हम बात करें FSSAI की, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण की, उन्होंने खाने की चीज़ों में ट्रांसफैट की सीमा को 5% से 2 यानी कि घटाकर 2% करने का फैसला किया। यह मानक बंद एवं खुले दोनों प्रकार के भोज्य पदार्थों पर लागू होगा दोस्तों, ठीक है। WHO के बात संदर्भ में बात करें तो WHO ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांसफैट को वैश्विक खाद्य आपूर्ति से वर्ष 2023 तक पूर्णतः समाप्त करने का संकल्प लिया है। उल्लेखनीय कि WHO ने इस समय प्रति व्यक्ति कुल कैलोरी मात्रा में 1% से कम कृत्रिम ट्रांसफैट के उपयोग को निर्धारित किया है, ठीक है। 2023 तक उसको पूर्णतः समाप्त कर देंगे। और एक किन पदार्थों पर लागू होंगे मानक? ट्रांसफैट से संबंधित नए खाद्य, रिफाइंड तेलों, वनस्पति से संबंधित खाद्यों, आंशिक रूप से जो हाइड्रोजनीकृत तेल हैं, मार्जरीन, पीले रंग का कृत्रिम मक्खन, बेकरी में प्रयुक्त मक्खन के साथ साथ वसा और खाने पकाने में प्रयुक्त खाद्य साधन जैसे वनस्पति वसा स्प्रेड्स और मिश्रित जैसा वसा स्प्रेड्स पर, जो वनस्पति वसा स्प्रेड्स और मिश्रित वसा स्प्रेड्स पर होंगे। ट्रांसफैट से क्या है हानियाँ? देखो, ट्रांसफैट जो हानिकारक माना जाता है क्योंकि वे धमनियों जो वेन्स हैं उनमें अवरोध पैदा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, हृदयघात यानी हार्ट अटैक और हृदय संबंधी अन्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं दोस्तों। यह ट्रांसफैट। अब समझो ट्रांसफैट का सीधा आशय से फैट से है, इसमें एक या एक से अधिक फैटी एसिड समूह हैं। इससे हाइड्रोजनीकृत फैट भी कहा जा सकता है। दरअसल 70 के दशक में जब पहली बार यह तथ्य सामने आए कि सैचुरेट फैट जो हैं बटर और चर्बी की वजह से हृदय रोग बढ़ रहे हैं, जो कि विशेषज्ञों ने खाद्य पदार्थों में इसके बजाय तरल अवस्था वाले असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड फैट्स को इस्तेमाल करने की सलाह दी। लेकिन चूँकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को केक और बिस्किट जैसे उत्पादों के लिए सेमी सॉलिड्स चाहिए थे, अतः उन्होंने तेल में हाइड्रोजन एटम को आंशिक उपयोग शुरू कर दिया ताकि तेल के भारीपन को कम करके उसे पतला
किया जा सके। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन एटम तेल में मौजूद कार्बन चैन के भारीपन से जुड़कर ट्रांस फैट्स नामक सेमी सॉलिड्स को जन्म देते हैं। इसका सेहत पर धीरे धीरे लेकिन बहुत ही खतरनाक असर होता है। ट्रांस फैट के लगातार उपयोग से हृदय रोगों के अलावा डायबिटीज, अल्जाइमर जैसे रोगों की संभावना बढ़ जाती है। जो ट्रांस फैट है वो क्या है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में वृद्धि करने के साथ साथ हृदय रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले अच्छे वसा की मात्रा में भी कमी करते हैं। ट्रांस फैट अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कम करने के साथ साथ हानिकारक कोलेस्ट्रॉल के स्तर यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में वृद्धि करके लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को क्या करते हैं, नकारात्मक रूप से परिवर्तित कर देते हैं। तो लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल में नकारात्मक परिवर्तन से हृदय रोगों में वृद्धि हो जाती है। इसके अतिरिक्त ट्रांस फैट के कारण हृदय संबंधी रोगों के अतिरिक्त मोटापे में वृद्धि, टाइप 2 मधुमेह, उपापचयी सिंड्रोम, इंसुलिन प्रतिरोध के साथ साथ बांझपन व कैंसर आदि समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। साथ ही यह भ्रूण के विकास में भी अवरोध पहुंचा सकता है। वैश्विक प्रयास की बात करें 2003 में TFA यानी कि ट्रांस फैटी एसिड पर प्रतिबंध लगाने वाला डेनमार्क, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डेनमार्क पहला देश बन गया। कौन सा दोस्तों, डेनमार्क। अगले 5 वर्षों में चिली और स्विट्जरलैंड ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि 100 से अधिक देशों को अभी भी त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है, लाइक अजरबैजान, बांग्लादेश, भूटान, इक्वाडोर, मिस्र के साथ साथ भारत, ईरान, मैक्सिको, नेपाल और पाकिस्तान के कोरिया गणराज्य में अधिक प्रयास की आवश्यकता है, क्योंकि इन देशों में ट्रांस फैट से अधिक मौतें हो रही हैं। भारत में ट्रांस फैट के विरुद्ध कार्रवाई की शुरुआत FSSAI की स्थापना के साथ हुई, जो 2006 में अस्तित्व में आया। FSSAI किस में आया, 2006 में अस्तित्व में आया। वर्ष 2011 में इसने भारत में तेल और वसा ट्रांस फैट पर 10% की ऊपरी सीमा निर्धारित की थी, जिसे बाद में 5% कर दिया गया और अब ये 2% कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। वहीं बात करें सघन मिशन 3.0, हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान नियमित टीकाकरण से छूटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कवर करने के उद्देश्य से सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 योजना शुरू की गई है। इसका सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जो है, इसका उद्देश्य है इनकी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP के तहत उपलब्ध सभी टीकों के साथ आबादी के उस हिस्से तक पहुंचना जहां टीकों के वितरण का अभाव है और जिसमें सभी बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं में टीकाकरण किया जा सके और साथ ही टीकाकरण कवरेज कार्यक्रम में तीव्रता लाई जा सके। इसे 2 चरणों में संपन्न होगा, जैसे 29 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की 250 पूर्व चिन्हों को, ये सारी देख सकते हैं इसकी रेंज क्या है। मिशन इंद्रधनुष, इसमें 89 लाख यानी कि 89 लाख से अधिक बच्चों को पूरी तरह से प्रतिरक्षित किया गया है, जिनको UIP के तहत आंशिक रूप से टीकाकरण हुआ है या जो टीकाकरण से छूट गए हैं। इसमें 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया। दोस्तों ध्यान रखना, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0। पहले की बात करें तो ये 2017 में लॉन्च किया गया था, मिशन इंद्रधनुष सघन इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। ये शहरी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया गया जो मिशन इंद्रधनुष के तहत छूट गए थे। इसके तहत वर्ष 2020 के बजाय दिसंबर 2018 तक 90% से अधिक पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने हेतु चुनिंदा जिलों और शहरों में टीकाकरण कवरेज में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। वहीं इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 की बात करें, यह पल्स पोलियो कार्यक्रम 2019-20 के 25 वर्षों को चिन्हित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान था। इसमें 27 राज्यों के कुल 272 जिलों में पूर्ण टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य रखा गया। उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2022 तक कम से कम 90% अखिल भारतीय टीकाकरण कवरेज के लक्ष्य को हासिल करना है। तो ये था आपके तीनों मिशन इंद्रधनुष। मैंने इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0, 1.0, 2.0 सारे बता दिए दोस्तों। भारत में स्वास्थ्य सुविधा में औसत लागत अनुमान की बात हो रही है। देखो, BMJ ग्लोबल हेल्थ की बात करें, फरवरी 2021 में प्रकाशित एक लेख में सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स इकोनॉमिक एंड पॉलिसी में बताया गया कि जो मैरीलैंड USA की शोधकर्ताओं ने पूरे भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं में एक वर्ष के लिए वॉश यानी कि जल सफाई और स्वच्छता यानी कि वॉश का मतलब है WASH, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन सुनिश्चित करने और संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों को लागत अनुमान लगाया है। भारत में अगर बात करें जन स्वास्थ्य सुविधाओं में वॉश में सुधार और 1 साल तक इसे बनाए रखने के लिए पूंजीगत लागत $354 मिलियन होगी और 289 यानी कि $289 मिलियन क्या होंगे, आवर्ती खर्चे होंगे। सबसे खर्चीला स्वच्छ पानी प्रदान करना है, सबसे ज़्यादा खर्चा होना है। दूसरा लिनेन
पुनर्प्रसंस्करण और स्वच्छता रहा, जबकि सबसे कम खर्च यानी सबसे कम एक्सपेंडिचर जो होगा वो है हाथ की स्वच्छता यानी कि हैंड हाइजीन पर, और चिकित्सा उपकरण रिप्रोसेसिंग और पर्यावरणीय सतह की सफाई रहा है दोस्तों। WHO और यूनिसेफ की संयुक्त वैश्विक आधारभूत रिपोर्ट 2019 की बात करें, वैश्विक स्तर पर 4 स्वास्थ्य सुविधाओं में से एक बुनियादी जल सुविधा की कमी थी, 5 में से एक स्वच्छता सुविधा नहीं थी और 42% देखभाल केंद्रों में कोई स्वच्छता सुविधाएं नहीं थी। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। वॉश का प्रभाव देखा जाए तो वॉश पर एक WHO दस्तावेज के अनुसार निम्न और मध्य आय वाले देशों में 8,27,000 लोगों पर हर साल अपर्याप्त जल सफाई और स्वच्छता के परिणामस्वरूप मर जाते हैं। किसके परिणामस्वरूप? हर साल अपर्याप्त जल सफाई और स्वच्छता की। इसके अलावा बेहतर जल सफाई और स्वच्छता उपलब्ध कराकर 5 साल से कम उम्र के 2,57,000 बच्चों की मौत को हर साल रोका जा सकता है। ये था वॉश प्रोग्राम दोस्तों WHO का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, राष्ट्र महत्व की योजनाएं, पहला अभियान, ये हम देखेंगे आगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक साथ हम इसमें नहीं कर सकते हैं सारी चीज़ें, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहीं तक बने रहने देते हैं। सो प्लीज़ नाउ दोस्तों आप लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप, हम इतनी मेहनत करें दोस्तों, और कमेंट जरूर करते रहिएगा कि हम वीडियो कैसे बना रहे हैं आपके लिए। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल।